हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर्स। तो चलिए समझते हैं वेक्टर्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्केलर्स किसे कहते हैं। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्लेन बाय ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब वो सारे फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड के द्वारा, मैग्नीट्यूड मतलब कि उसके साथ जो नंबर एसोसिएटेड होता है उसके द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम स्केलर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे टाइम, टाइम को हम लोग कभी भी कहीं पे टाइम हो तो हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं और साथ में जो यूनिट होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि 5 सेकेंड्स लिखे हम। जबकि वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी होते हैं जिन्हें स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, लेकिन साथ में हम लोग डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करते हैं कि आखिर किस डायरेक्शन में लगाया जाता है। वेक्टर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स। वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए हम लोग नॉर्मल एडिशन का यूज नहीं करते हैं। स्केलर्स को हम लोग नॉर्मली जिस तरीके से ऐड करते आ रहे हैं ठीक वैसा ही ऐड करते हैं, पर वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो ट्रायंगल ऑफ एडिशन का यूज करते हो उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ट्रायंगल ऑफ एडिशन को हम लोग आगे आने वाले स्लाइड्स में समझेंगे। पहले समझते हैं ऐसा कि वेक्टर्स आखिर स्केलर्स की तरह नॉर्मली ऐड क्यों नहीं होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जहां पे किसी डायरेक्शन से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। अगर हम उसी डायरेक्शन से एक और 5 न्यूटन का फोर्स लगा दे तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा 10 न्यूटन का। लेकिन वहीं पर अगर मान लें कि इस ऑब्जेक्ट पे एक डायरेक्शन से 5 न्यूटन का फोर्स लगाए और इसके डायरेक्शन को चेंज कर दे हम, और जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन से अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगा दे तो अब जो रिजल्टेंट होगा वो 0 हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे डायरेक्शन चेंज करने के बाद में, जबकि मैग्नीट्यूड भी सेम था, फोर्स भी सेम था, बट डायरेक्शन चेंज होने के बाद में जो रिजल्टेंट फोर्स था उसमें डिफरेंस आ गया। तो इन्हीं सारे जो डिफरेंसेस है इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए और इसको, इसके रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ट्रायंगल ऑफ एडिशन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम लोग आगे समझते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है उसके ऊपर एरो को रिप्रेजेंट करके, उसके ऊपर हम एरो डालते हैं और ये एरो बताता है हमारा वेक्टर को। ठीक है। वेक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए हमको उसके डायरेक्शन को भी एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, कि वो किस डायरेक्शन में लग रहा होता है। अब वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड जो होता है, किसी भी वेक्टर को अगर लिखे तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। उसके मैग्नीट्यूड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। और ये क्या किया हम, ए वेक्टर है इसका यहाँ पर दोनों तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लिए, मतलब जो साइन है हमारा मॉड का और इज इक्वल टू जो भी है, ये दोनों सेम ही बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, एरोस के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं, जहाँ पे एरो जो होता है डायरेक्शन वो वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है और एरो को जो लेंथ होता है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये एरो और ये एरो है, तो ये दोनों दिख रहा है कि हमारा सेम डायरेक्शन में फोर्स, सेम डायरेक्शन में है, बट इसके मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होगा, ये बड़ा होगा और ये वाला छोटा। चलिए समझते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर वैसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो उन्हें हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, और इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि कोई भी वेक्टर लिख दिया और उसके ऊपर ऐसा कैप का साइन दे दिया। और यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि हम वो वेक्टर लेते हैं और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो जब भी किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ डायरेक्शन। और यूनिट वेक्टर जो होता है वो सिर्फ उसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम किसी भी वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो वेक्टर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब हम लोग आगे समझेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कि वेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, कोई भी वेक्टर अगर है और उसका जस्ट हम लोग ऑपोजिट कर दे ठीक है, तो वो हमारा लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल हो, ठीक, और डायरेक्शन सिर्फ ऑपोजिट हो जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है। इक्वल वेक्टर्स, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और साथ में डायरेक्शन भी सेम हो तो हम कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स जो हो गए वो इक्वल वेक्टर्स हो गए। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है, जब दो वेक्टर सेम स्ट्रेट लाइन पे हो या फिर वो एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक, या तो सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी, तो उसको हम कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। कोप्लैनर वेक्टर्स क्या होगा, वैसे वेक्टर्स जो कि सिर्फ एक प्लेन पे लाई करते हो। जब दो या दो से, जब तीन या तीन से अधिक वेक्टर्स हो और अगर वो सारे के सारे एक प्लेन पे लाई करे तो हम कहेंगे कि वो कोलिनियर वेक्टर्स है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये तीनों जो पेन है हमारा
वो क्या देख रहा है कि एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, तो ये तीनों प्लेन जो पेन है वो हमारा क्या दिखा रहा है, कोलिनियर वेक्टर्स को दिखा रहा होगा, कोप्लेनर वेक्टर्स को दिखा रहा होगा। जीरो वेक्टर्स क्या हो गया, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी जीरो हो और कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो। अब वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो हमारे पास में इसको रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, एक है ट्रायंगल लॉ और दूसरा हम पैरेललोग्राम लॉ के द्वारा उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो करते कैसे हैं, ट्रायंगल लॉ के द्वारा हम एक वेक्टर को उठाते हैं और एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के पास लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये वेक्टर बी है, इस वेक्टर बी को हम सॉरी यहाँ पर ये वेक्टर बी होगा, यहाँ पे वेक्टर ए हो गया। तो ये वेक्टर बी जो हमारा है इसको हम रहने दिए एज इट इज, और इस ए वेक्टर के टेल को बी वेक्टर के हेड के पास लेके गए और जिस डायरेक्शन में वो था और जितना लेंथ था ठीक वैसे ही रहने दिए। तो यहाँ पर जो बी वेक्टर के टेल से लेकर के ए वेक्टर के हेड तक ज्वाइन कर रहा हुआ एरो होगा वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और इसी को हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इसका डायरेक्शन होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा तो वो हम लोग आगे आने वाले ठीक आगे आने वाले स्लाइड्स में देख रहे होंगे। इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका ये है कि हम क्या करें, ये जो वेक्टर बी दिख रहा है हमको उसको हम यहाँ लिख दिए, ए वेक्टर के यहाँ, तो दोनों के टेल को आपस में मिला दिए, तो टेल से टेल को मिला दिए यहाँ पर। अब क्या करें कि यहाँ पर इसको एक पैरेललोग्राम का शेप दे सकते हैं, इसके पैरेलल एक यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर दिए और इसके पैरेलल ए वेक्टर के पैरेलल यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर, बी वेक्टर के पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर दिए। तो यहाँ पर ये जो एरो होगा हमारा यहाँ वाला, ये वाला एरो, ये क्या दिखा रहा होगा, रिजल्टेंट को, ठीक है, और ये भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये दोनों ही सेम बात को बता रहा है, बस तरीका अलग है। अब हम यहाँ से समझेंगे कि डायरेक्शन तो चलो फाइंड आउट हो गया, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से इसको डेराइव करेंगे एक्सप्रेशन। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक वेक्टर ए है यहाँ नीचे की ओर और ये बी वेक्टर इस तरफ है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में थीटा एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। हम क्या करते हैं कि एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन कर देते हैं। यहाँ पर ये जो ए डी है ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर को दिखा रहा है, हम इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने इसके लिए कंस्ट्रक्ट किया डी ई परपेंडिकुलर है जो कि यहाँ पर, और ए बी को आगे प्रोड्यूस कर दिया ई तक। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि ए डी को फाइंड आउट करेंगे, कैसे, तो हम ट्रायंगल ले सकते हैं ए ई डी। जब हम इस ट्रायंगल ए ई डी में जाएंगे तो हम वहां पे क्या देखेंगे कि ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को ले रहे हैं हम, ठीक है, प्लस डी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर होगा, क्योंकि ये एक हमारा राइट ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहे। अगर हम इसको ध्यान से देखें ये, तो ये हमारा एक राइट ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। तो चूंकि ये राइट ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब एडी जो हमारा है वो तो रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक। ए बी हमारा क्या है, मान लेते ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए ही है, प्लस बीई, ये बीई क्या होगा, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, तो इसका लेंथ जो होगा वो तो बी होगा, क्योंकि ये लेंथ जो होता है वो इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, और एरो जो होता है वो डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये जो बी डी पार्ट होगा ये बी होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की मदद से बीई निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ पर हमारा क्या है, हाइपोटेनस और ये बेस। तो बेस और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन कौन देता है हमें, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, बीई बाय बी। तो यहाँ से हम लोग बीई बराबर क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा। ठीक वैसे ही यहाँ से हम डीई भी निकाल सकते हैं। तो डीई जो होगा डीई को कैसे निकालेंगे, तो सेम अब हम क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमको साइन का यूज करना पड़ेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, डीई
बाय बी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू बी साइन थीटा। अब इन सारे के वैल्यूज को जब यहाँ पुटअप करेंगे हम, तो बी की जगह पुट करेंगे बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस डी की जगह पुट करेंगे हम लोग बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ए डी इज इक्वल टू वॉट, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। जब हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा और ब्रैकेट में हमारा जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में यहाँ पर हो जाएगा 2ab cos थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा हमारा, और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या था हमारा 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। और हम लोगों ने यहाँ से रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला निकाल लिया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये था हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता करने का कि किस तरीके से हम लोग रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारा वीडियो समझ में आया होगा, और आगे हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, और किस किस तरह की मल्टीप्लिकेशन होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।